हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमारा पहला लेक्चर है, तो इसके बारे में आज हम लोग बेसिक से जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और इनका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या रोल है और किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कि ये एक्चुअली में है क्या। कोऑर्डिनेट नाम सुनने से कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा ख्याल आता है, फीलिंग आती है कि कोऑर्डिनेट कुछ होगा, और ज्योमेट्री नाम लेने से समझ में आता है कि हाँ ये ज्योमेट्री का क्या है, एक पार्ट होगा, ज्योमेट्री से ही रिलेट करती हुई चीज़ें होंगी। तो जी हाँ, ये बात तो सही है कि ज्योमेट्री से ही रिलेट करती हुई ये चीज़ें हैं, बट कोऑर्डिनेट का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्पेशली किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में हम जानते हैं कि वो पॉइंट वाकई में है कहाँ पे, और उसको हम नाम देते हैं कि किस तरह से उस पॉइंट को दिखा सकते हैं। लेट बी दैट कि मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ए, ये पॉइंट मैंने ए लिख दिया। अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो एक प्लेन सरफेस पर इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। तो ये हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी और एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। तो इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को हम एक्सिस का नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक्सिस का नाम देते हैं। तो वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस नाम देते हैं, वाई और वाई डैश से इसको दिखाते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस नाम दिखाते हैं, इसको एक्स एक्स डैश से दिखाते हैं। हालांकि इसमें एक और वर्ड इंक्लूड होगा, एक और लेटर जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो वो कैसे इंक्लूड होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, उसको हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग आपको क्लास 9th में बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की गई थी, उन सब बातों को थोड़ा सा बेसिक उस पर लाइट डालेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो अब बात हो रही है कि इस पॉइंट की लोकेशन, कैसे लोकेशन को दिखाते हैं। तो लोकेशन दिखाने से पहले एक्सिस का नाम दिखा दें। तो ये एक्स एक्सिस जो है उसको हम दिखाते हैं एक्स ओ एक्स डैश से, ये इतना हो गया। फिर वाई एक्सिस को हम दिखाते हैं वाई ओ वाई डैश से। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो पॉइंट ए की जो लोकेशन वाई एक्सिस से जितनी भी दूर होगी, ये वाई एक्सिस से जितनी दूर है, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, करेक्ट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक स्पेशली नेम भी दिया जाता है और उसको हम नाम दे देते हैं एब्सिस का। एब्सिस का, ध्यान दीजिएगा, एब्सिस का है नहीं, एब्सिस का पढ़ते हैं इस तरह से। और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। और उसको नाम दे देते हैं हम ऑर्डिनेट। उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट नाम दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हो गया एब्सिस का, दूसरा हो गया ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिलाकर के जब हम इसको यहाँ पे ए पॉइंट को दिखाते हैं तो ये हो जाता है एक्स कामा वाई, और इसको ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। यानी एक्स और वाई दोनों एक साथ हैं तो वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब चूंकि ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की डिफिनेशन आप बताएंगे कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसी को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस आप मेज़र कहाँ पे करेंगे? एक्स एक्सिस पे ही मेज़र करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ और इसको एन नाम दे रहा हूँ। तो एम ए जो होगा वो इस ओ एन के क्या होगा? इक्वल होगा ना, ओ एन इक्वल एम ए, करेक्ट। एम ए इक्वल ओ एन। तो ओ एन कहाँ है? एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये एक्स एक्सिस पे ही है तो आप इसको एक्स एक्सिस पे ही मेज़र कर सकते हैं। तो इस वजह से वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस ए की है उसी को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली उसी तरह से एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस ए की है उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप
इस ए एन को मेज़र करेंगे तो वो ओ एम के इक्वल आएगा, तो ए एन इक्वल ओ एम होगा, करेक्ट ना। और ओ एम क्या है, वाई एक्सिस पे ही आप उसको मेज़र कर सकते हैं, और जब वाई एक्सिस पर ही आप उसको मेज़र करेंगे तो इस वजह से इसको कहा गया है वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहा गया है, वाई कोऑर्डिनेट, और उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया और वो नाम है ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को नाम है एब्सिस का। तो इन दोनों को जब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं तो कभी कभी ये भी लिखा हुआ मिल जाता है कि एब्सिस का कामा ऑर्डिनेट, तो वहाँ से आप समझ जाइए कि एब्सिस का के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक्स के बारे में बात हो रही है, और ऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही तो वाई के बारे में बात हो रही है। कहीं कहीं पर एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए हम एक्स और कामा जीरो भी लिखते हैं, क्योंकि वाई वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। इस तरह की कंडीशंस को दिखाया जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट मेजर किया था एक्स एक्सिस पर, तो इसलिए इस पॉइंट को हम एक्स और कामा जीरो दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स कामा जीरो दिखाते हैं इस एन पॉइंट को, ए को नहीं, एन को हम एक्स जीरो दिखाते हैं। फिर उसी तरह से सेम उसी कंडीशन में इस m पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए हम इसे 0 कामा y दिखाते हैं, क्योंकि x क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। अब ये x यहाँ 0, y यहाँ 0, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। ना वो x पर कहीं जाते हैं, ना वो y पर कहीं जाते हैं, जहाँ होते हैं वहीं पे क्या होते हैं, 0 और कामा 0 होते हैं। तो ओरिजिन का, एब्सिस का और कोऑर्डिनेट जब भी आपसे पूछा जाए तब आप कहेंगे कि ओरिजिन का, एब्सिस का और ऑर्डिनेट दोनों बातें क्या होती हैं, शून्य होती हैं, यानी कि 0 और 0 होती हैं। तो कुछ इस तरह से आपको प्लेन शो किया जाएगा, और इस प्लेन को नाम दे दिया जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम दिया जाता है, कार्टेशियन प्लेन। आप जब आगे अगले क्लासेस में पढ़ेंगे तो 11th क्लासेस में भी इसको अलग अलग नाम दिया जाएगा। आर्गन प्लेन का नाम दिया जाएगा, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लेन्स के बारे में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। कई बार क्वेश्चंस में नाम ये आएगा कि कार्टेशियन प्लेन पर उसको शो कीजिए, तो कार्टेशियन प्लेन मतलब इसी की बात हो रही है। अब चूंकि इसमें क्लास 9th में हो सकता है कि आपको बताया गया हो, नहीं बताया गया हो, तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेंट्स बटे होते हैं। क्या बटे होते हैं, क्वाड्रेंट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, क्वाड्रेंट्स। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या है, चूँकि ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। पहला पार्ट ये 1, फिर दूसरा ये 2nd, तीसरा ये 3rd, और चौथा ये 4th। तो ये 4th पार्ट में इस तरह से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब बात आती है कि इस क्वाड्रेंट की स्पेशलिटी क्या है। क्वाड्रेंट की स्पेशलिटी, सिंबल का इसमें स्पेशलाइजेशन है। चूँकि आप जब x और 0 पुट करते हैं तो x और y ये सब दोनों बातें क्या है, रियल नंबर है। तो इस लाइन पर हम रियल नंबर्स को शो करते हैं। लाइन पर क्या शो करते हैं, रियल नंबर्स को। तो ज़्यादातर हम इसमें विदाउट डेसिमल को ही शो करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को यहाँ पर शो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये O से राइट साइड में हम x एक्सिस पर पॉजिटिव वाले को शो करते हैं, और O से अपर यानी कि OY को हम पॉजिटिव वाले को शो करते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पर दिखाते हैं, और यहाँ पर भी हम पॉजिटिव रियल नंबर्स दिखाते हैं। तो जिधर पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली निगेटिव चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव रियल नंबर्स हम वहाँ दिखाएंगे। तो इधर हो गया निगेटिव रियल नंबर्स, और इधर हो गया निगेटिव रियल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव और निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग इनके सिंबल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसमें जो भी रियल नंबर्स आप जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को दिखाने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कामा पॉजिटिव। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट का भी सिंबल होगा, थर्ड का भी सिंबल होगा, फोर्थ का भी सिंबल होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का सिंबल देखिए, हम इसे हमेशा कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई के
टर्म में ही शो करते हैं, x और y के टर्म में शो करते हैं। तो x का जो सिंबल होगा पहले उसको पुट करेंगे, फिर y का जो सिंबल होगा उसको बाद में हम पुट करेंगे, तो यानी कि दूसरे नंबर पे उसको पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अब सेकेंड क्वाड्रेंट में x का सिंबल क्या है, x का सिंबल निगेटिव यहाँ पे है, y का सिंबल पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया निगेटिव और पॉजिटिव। तो इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया निगेटिव और पॉजिटिव। उसी तरह से थर्ड में x का सिंबल निगेटिव, y का सिंबल भी क्या हो गया निगेटिव, और फोर्थ में x का सिंबल अब क्या है पॉजिटिव हो गया, x का सिंबल पॉजिटिव और y का सिंबल निगेटिव। तो कुछ इस तरह से आप उसका सिंबल कैटेगराइज कर सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया निगेटिव एंड निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जैसे भी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर मैं कहूँ कि 5 और -2 मैंने दे दिया और इसको आपको स्लॉट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पर, तो कौन से क्वाड्रेंट में आप स्लॉट करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसका सिंबल प्लस है और इसका माइनस है, यानी कि ये इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में स्लॉट होगा, यहाँ पर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में 5 -2। अभी जहाँ भी आया आप उसको प्लॉट कर दीजिए, x पर 5 देख करके और y पर -2 देख करके। तो -2 करीब यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ तक आएगा, तो वहाँ से उसको हम मीट करा देंगे। तो 5 -2 क्या हो जाएगा बन जाएगा। ये सब बातें आप लोग जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह का पॉइंट्स आपको स्लॉट करने के लिए मिलेगा और उसको आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाना भी होगा। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, जिसको आप लोग इससे पहले भी जानते होंगे। मैंने उस पर थोड़ा सा इंट्रो दिखा दिया, लाइट उस पर कर दी। तो इस तरह से इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी बेसिक जानकारी जो भी हो सकता है आप भूल गए हों, वो जानकारी फिर से आपको वापस मिल जाए। और चूँकि इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ MCQ या 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है, और कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये एब्सिस का, ऑर्डिनेट, इन सब के नाम लेकर के बातों को थोड़ा सा उलझा दिया जाता है, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में हमें दिक्कतें आती हैं। तो अगर हम ये वीडियो देखेंगे और इन सब बातों को समझ लेंगे या फिर से हमें रिपीट हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चंस को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला में होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला में एक्चुअली 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं। अब वो 2 पॉइंट्स कैसे दिखाएगा, ये तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि 2 पॉइंट्स जो है वो दिखाया जाएगा कोऑर्डिनेट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेट की हेल्प से। चूँकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट से ही कोई भी पॉइंट्स क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, और वो कार्टेशियन प्लेन में शो किया जाएगा। तो कार्टेशियन प्लेन में शो किया जाएगा, तो ऑब्वियसली यही सब होना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पिक्चर बना के दिखाएं। तो बात करते हैं पहली पिक्चर की। पहले पिक्चर में जो कंडीशंस हैं उसको समझ लेते हैं, क्या कंडीशंस हैं। इसमें दिया गया है कि कोई टाउन है जो 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशंस आप लोगों को दिखाई थी, इधर ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो इस ओ पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ओ पॉइंट से लेते हैं कि 36 किलोमीटर ईस्ट में है, और फिर 36 किलोमीटर यहाँ से चलेंगे तो आ जाएंगे कहाँ पे, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। नॉर्थ की कंडीशन ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो 15 किलोमीटर ऊपर आ गए तो पहुँच गए हम कहाँ पे, बी पे। तो यहाँ पर क्या है, टाउन है, यहाँ पे टाउन है। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि जिस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, ऑब्जर्वर जहाँ पे है, वहाँ से उस टाउन की डिस्टेंस क्या होगी, वहाँ से उस टाउन की डिस्टेंस क्या होगी। तो आप तो ये तो करने वाले हो कि 36 और 15 को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाटएवर जो भी आपके दिमाग में आए कैलकुलेट करने के लिए, वो मैटर नहीं करता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि जरा इस फिगर को आप ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करने पर आपको मिला क्या कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला। ध्यान दीजिएगा, आपको मिला एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड आपको दिख रही है OB, ये किसका काम कर रही है, हाइपोटेनियस का। OA जो है वो किसका काम कर रही है, बेस का काम कर रही है, और AB जो है वो किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का। ध्यान दीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 2 साइडें आप लोगों को मालूम है बहुत बेहतरीन तरीके से कि OA इक्वल 36 किलोमीटर और AB इक्वल 15। तो OB आपको मालूम करना है, तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का।
किसका? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बहुत इजीली तरीके से आप इसको फाइंड कर लेंगे ना। तो इस तरह के फिगर में जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वहाँ पे 2 साइडें आपको पता है, तीसरी नहीं मालूम है, तो वो आप इसी पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर लेंगे, चूँकि इसीलिए बनाया भी गया है पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके सामने दूसरा फिगर जो मैंने दिखाया है, उसमें कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैंने उसको दिखाया है। ये पॉइंट जो है ये दिखा रहा है 0, 2 को, इसको C नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं। ये 0, 4 को दिखा रहा है, और ये A पॉइंट जो है ये 3, 0 को शो कर रहा है, B पॉइंट जो है वो 5, 0 को शो कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि AB की लेंथ क्या होगी, AB कितना है, तो वो आप कैसे बताएंगे? ये O पॉइंट है, तो वो आप कुछ इस तरह से बताएंगे कि AB इक्वल O से पूरा B जाएंगे, OB माइनस O से A आएंगे, पूरे में से OA माइनस कर दें तो AB हमको मिल जाएगा ना। तो OB इक्वल कितना है? आप एक्स एक्सिस पे ही चलिए, Y चूँकि इसमें इन्वॉल्व तो है नहीं, वो तो वर्टिकली यहाँ पे है। तो OB की लेंथ आपको कितनी मिलेगी? 5, करेक्ट। और OA की लेंथ आपको कितनी मिलेगी? 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 यूनिट। डन है। तो कोऑर्डिनेट में ही राइट है, बट यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही इजी फील हो रहा है। आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर AB की लेंथ क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। उसी तरह से आप CD की भी लेंथ क्या कर लेंगे, आप यहाँ से मालूम कर लेंगे। अगर CD की लेंथ पूछी जाए तो OD में से OC क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ भी CD जो है वो 2 यूनिट आंसर मिल जाएगा। चूँकि आपको दिख भी रहा है कि यहाँ 2 से 3 1 यूनिट हुआ और 3 से 4 दूसरा यूनिट हुआ। हालांकि आप माइनस भी करेंगे तो भी आपको उसी तरह से आंसर मिल जाएगा। तो अब इन्हीं दोनों फिगर के बेस पर हम अगला फिगर जो है वो भी ड्रॉ करेंगे, और ताकि वहाँ से हमें, जब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक कोऑर्डिनेट अगर कुछ रियल नंबर दिया है तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है कि होल नंबर है, यानी कि 0 है, यानी कि स्टार्टिंग का होल नंबर यानी कि 0 है। तो उस तरह से हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही इजी फील हो जा रहा है। लेकिन यहाँ से एक कंक्लूजन मिलता है कि हमें अगर लेंथ फाइंड करनी है तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर अलाउड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। और अगर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि हाँ, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कभी हमको ऐड भी करना पड़ सकता है। हो सकता है आपसे OD की लेंथ पूछें, तो OD की आपको लेंथ फाइंड करनी होगी, तो आप क्या करेंगे, OC प्लस CD करेंगे ना, करेक्ट। तो OC जितना होगा उसमें CD क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो आपको एडिशन की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हाँ, ऐड भी हो सकता है। बट आपको अब दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि जब आपको x कोऑर्डिनेट भी दिया हो और y कोऑर्डिनेट भी दिया हो और एक से ज़्यादा पॉइंट्स दिए हों, एक से ज़्यादा पॉइंट्स दिए हों, तब आप कैसे उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो अब हम उसी फिगर को ड्रॉ करेंगे और उस पर ही डिस्कशन करेंगे। अब मैंने ये जो फिगर बनाया है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कि रेक्टेंगल टाइप में बना है वर्टिकली, RSPT और फिर इसको मैंने और थोड़ा सा इंक्रीज़ किया Q तक, और Q से P को ज्वाइन किया है। हमें PQ की लेंथ पता करनी है। किसकी लेंथ पता करनी है? PQ की लेंथ पता करनी है। P पॉइंट दिया है x1, y1 और Q पॉइंट दिया है x2, y2। ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान दीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको PQ कैसा दिख रहा है? वो आपको हाइपोटेनियस की तरह दिख रहा है। तो हाइपोटेनियस का आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो जब पाइथागोरस थ्योरम का आप इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो तब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, PQ स्क्वायर इक्वल PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। अब ज़रा इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से कि PQ स्क्वायर इक्वल PT स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QT हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, ये पॉइंट कैसे हुआ, इसको ध्यान देते हैं कि कैसे हुआ। ये ध्यान दीजिएगा कि ये P पॉइंट जो है ये x1, y1 दिखा रहे हैं, यानी कि P जो है वो कैसे मिला होगा, x1 डिस्टेंस पर मिला होगा। सही है। मैंने आपको इससे पहले बताया भी कि x1 जो होता है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट है,
और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट कहते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस को कहते हैं। यानी कि ये p आप दिखा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, y1 हो गया। डन है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये y1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये x1 दिखा रहा है, यानी कि ये पॉइंट r जो है ये क्या है, x1, 0 है, राइट। और ये s पॉइंट के सामने ये x2, y2 दिया है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका, x2 दिखाएगा। क्या दिखाएगा, x2 यहाँ तक, s पॉइंट तक, और इसको आप कहेंगे x2, 0। डन है, x2, 0। अब ये s से q तक की पूरी डिस्टेंस जो है वो y2 है। वो क्या है, y2 है। तो थोड़ा सा और अच्छे से इसको देख लीजिए। y1 अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये लाइन मैं थोड़ा सा और पैरेलल कर दे रहा हूँ, p को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो y1 के पैरेलल ये है तो ये भी तो y1 होगा ना। यहाँ कोई नाम रख लेते हैं m, तो OM इक्वल PR होगा, जो कि y1 है, जो कि क्या है, y1 है। डन है। उसी तरह से Q से भी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर उसको ज्वाइन करा देते हैं N। डन। तो ON इक्वल कितना हो जाएगा, QS। ON इक्वल QS जो y2 को दिखाएगा, यानी कि इस n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, y2 और m का कोऑर्डिनेट 0, y1। सही है, इतना आप सबको समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें अभी मैंने पीछे बताई थी और उसी को यहाँ पर एक साथ कंजुगेट करके राइट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये ON लिखा है मैंने, ON इक्वल OS इक्वल y2 और OM इक्वल PR इक्वल y1। तो कुछ इस तरह से पैरेलल जब किया मैंने तो आपको ये फिगर दिख रहा है। अब जरा डिस्टेंस को ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि PT स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो PT कितना हुआ, P तो आपके पास कितना है, x1 है, और S आपके पास अगर x2 0 है तो T भी क्या होगा आपके पास, x2 0 ही होगा, और Q भी आपके पास x2 0 ही होगा, यानी कि x2 पर ही वो है। किस पर है, x2 पर ही है, और ये आपका x1 पर ही R भी है और P भी है। डन है। तो इसको आप x1, 0 दिखा सकते हैं। x1, 0 क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो T हो गया x2 और P हो गया आपका x1, यानी कि OT की लेंथ क्या हो गई, x2 हो गई, और OP की लेंथ x1 हो गई। तो आपको PT चाहिए था, तो OT माइनस OP यानी कि x2 माइनस x1। डन है। तो इसीलिए मैंने PT का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया। इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि PT मतलब x2 माइनस x1, जो कैसे मिला हमें, OT में से OP को हमने माइनस किया। राइट है। आप चाहें उसको कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, OS में से OR को हमने माइनस किया तो भी हमें यही मिलेगा, क्योंकि वो उसी के तो एकदम करेक्ट प्लेस पर वो है, तो उसी वजह से वो क्या हो रहा है, वही सेम पॉइंट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसीलिए वो पॉइंट क्या हो रहा है, सेम हो रहे हैं। OT माइनस OP इक्वल OS माइनस OR। तो PT जैसे आपको मिला x2 माइनस x1, उसी तरह से QT भी आपको, Q क्या है, y2 है, और T क्या है आपका, यहाँ पे y1 दिखा रहा है। इस वर्टिकली लाइन पर आएंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इसीलिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब जब PQ जानना है आपको, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये बन गया आपका एक फार्मूला, और इसी फार्मूले को हम कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद वो किस में रहेगा, स्क्वायर रूट में रहेगा। तो उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला।
कैसे ये फॉर्मूला आया वो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया कि बाय पाइथागोरस थ्योरम फिगर हमारा ऐसे ही ड्रॉ होगा। चाहे आप कार्टेशियन प्लेन पर कहीं भी 2 पॉइंट्स को ले लें, किसी भी तरह से आप 2 पॉइंट्स को ले लें, अगर उसको आप चेक करेंगे, बनाएंगे अच्छे तरीके से, अगर मैं एक सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर दूं तो वो भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल शो करेगा। वो भी दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक राइट एंगल शो करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो उसमें भी आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हों, उन 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ मालूम करनी हो या उन 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ को मेजर करना हो, तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पी क्यू इक्वल अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में। ये P और Q के प्लेस पर नेम अलग अलग हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं, बट ये x2 और x1 ये इस तरह की चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। x2 और x1 की वैल्यू, y2 y1 की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। हो सकता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में दे, थर्ड क्वाड्रेंट में दे, फोर्थ क्वाड्रेंट में दे, या हो सकता है कि उसका फिगर सेकंड से लेकर के फर्स्ट तक और फिर थर्ड तक तीनों तरह से मिला दिया जाए और फिर उनके बीच की डिस्टेंस को पूछा जाए, तो इस तरह से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बना दिया मैंने, यहाँ से कुछ इस तरह से फिगर दे दिया और फिर वो डिस्टेंस को पूछ रहा है, तो भी आपको इसी तरह से मालूम करना है। डन है। अगर कुछ इस तरह से आपको बन जाए कि ओरिजिन से कोई पॉइंट दे दिया P और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x और y, ध्यान देते रहिएगा, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 और 0। तब यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस होगा यानी कि OP इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चूँकि इसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0 और 0 है ना, तो इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा कि नोट 1 में OP इक्वल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कब, जब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को पता करना हो तब। एक रिमार्किंग पॉइंट इसमें और भी है कि ये जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको आप इंटरप्ट भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि PQ इक्वल एकदम बड़े अच्छे तरीके से, इसको कोऑर्डिनेट बदल भी सकते हैं। हो सकता है कि हम इसको x1 y1 लिख लें, इसको x2 y2 लिख लें, तो ये कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चूँकि ऐसे भी रहने देंगे तब भी ये वैल्यू इतनी ही होगी। क्यों? चूँकि आप इसमें x1 में से x2 को माइनस करें तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो भी आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। डन। y1 में से y2 को माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। या इन दोनों का नेगेटिव करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आए तो आप उसका स्क्वायर करेंगे तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव वैल्यू आए तो भी आप उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा आपको और तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो इस तरह से आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं या x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर आप राइट करके कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पॉइंट आपके ऐसे ही रहेंगे इसी तरह से। डन है। क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपकी वैल्यू जो भी मिले, चाहे वो नेगेटिव में मिले या पॉजिटिव मिले, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी है और फिर आप उसको ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे। तो चाहे आप इस तरह से राइट करें या इस तरह से राइट करें, मीनिंग क्या होनी है, सेम ही आनी है, आंसर आपका सेम ही आना है। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नोट में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। अब इस डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे वो सॉल्व होगा और कैसे ये अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर तो मैंने नॉमिनेट कर लिया, ये ऐसे ही दिया हुआ था कि 3 2 -2 -3 2 और 3। और क्या इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि क्या इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसका नाम क्या करिए बताइए। तो इसकी कंडीशंस क्या है जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और उसकी लेंथ क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो पी क्यू पता करते हैं, पी क्यू तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
3 और माइनस टू करेंगे तो हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 3 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 + 25, तो टोटल ये हो गया √50, यानी कि 7.07 आएगा इसकी वैल्यू, 7.07, और वो भी किस तरह से, अप्रॉक्सीमेटली आएगा। फिर बात करेंगे हम QR की, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, -6 का होल स्क्वायर 36, तो ये हो गया √52, यानी कि 7.21, और ये भी कैसे हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ही आएगा। फिर बात करते हैं PR की, PR = 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, यानी टोटल हो गया √2, यानी कि 1.41, और ये भी कैसे है, अप्रॉक्सीमेटली ही है। तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा, मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या करेगा, ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन कैसे, क्या लॉजिक होगा इसका कि ये ट्रायंगल बनाएगा। तो लॉजिक ये है कि इसकी दो साइडों का सम क्या होगा, तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। तो किसी भी तरह से आप इसमें ऐड कर लो कि दो साइडों का सम क्या है, तीसरी साइड से ज़्यादा ही है। तो इस वजह से क्या करेगा कि ये P और Q और R ये क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या करेंगे, ये बनाएंगे। एक प्रैक्टिकली तरीके से ही मैं इसको राइट कर रहा हूँ, ज़्यादा स्टेटमेंट इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि चूँकि आपके पास बुक है और बुक में आप देखते रहना, कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या एक ट्रायंगल ये बनाएगा, तो जी हाँ ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि उसकी दो साइडों का सम तीसरी साइड से ज़्यादा ही होगा, तो इस वजह से ये क्या करेगा, एक ट्रायंगल बनाएगा। अब जब ट्रायंगल बनाएगा तो उसका नेम क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन करके देख लेना। तो ऑब्जर्वेशन में आपको ये मिलेगा कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल QR स्क्वायर। तो जब ऐसा मिलेगा तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, और इसमें एंगल P क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से ये होगा आपका सॉल्यूशन इस एग्जाम्पल का, और उसको आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। NCERT की बुक्स में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और इस तरह से अप्लाई होगा डिस्टेंस फॉर्मूला।